पिछले क्लास में हम लोगों ने हमारे अर्थशास्त्र का जो 6वां लेसन है वैश्वीकरण, वैश्वीकरण चैप्टर का पूरा हम लोगों ने लाइन बाय लाइन पाठ पढ़ लिया था। अब प्रत्येक पॉइंट का क्वेश्चन आंसर के रूप में हम लोगों ने सवाल भी किया था। ठीक है, चलिए किताब में जितने भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं उसके साथ साथ एक दो और क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया है जो कि हो सकता है कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में आ सके। ठीक है, कोई बात नहीं। और आप सभी समझने का प्रयास कीजिएगा सर अच्छी तरह से, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब हमें 40 से 50 60 शब्दों में देना होता है। शब्दों की लिमिटेशन वही है और सभी आंसर को थोड़ा पॉइंट वाइज लिखा जाता है ताकि पॉइंट पे तुरंत फोकस जाए। अब पॉइंट पे जब ध्यान जाता है तो नंबर क्या होता है सर, मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा गया है, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो वैश्वीकरण चैप्टर का नाम है, पहला ही क्वेश्चन है क्या, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। एकदम शॉर्ट में आंसर लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है, यानी कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं, अर्थात पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ती है। इसमें पूंजी, वस्तु, प्रौद्योगिकी, विचार और लोगों का स्वतंत्र और निर्बाध प्रवाह शामिल है। यानी एक देश के लोग दूसरे देश में आते हैं, वस्तुएं आती है, संस्कृति आती है। यानी कहने का मतलब है एक देश दूसरे देश से पूरी तरह से घुल मिल जाता है, हर एक तरह से, हर एक कैटेगरी से। आगे देखिएगा, इसमें पॉइंट लिख दिया गया सर, यानी इससे माने किससे, वैश्वीकरण से व्यापार, निवेश और तकनीकी विकास होता है जिससे विश्व बाजार एक दूसरे के लिए क्या हो जाते हैं सर, मुक्त हो जाते हैं। यानी पूरी दुनिया एक बाजार बन जाती है, यानी सभी लोग उसमें आकर क्या करते हैं, मार्केटिंग करने लगते हैं। ठीक है, चलिए लीजिए बाबू, सर से बोलिएगा तो कम पिटाई करें। दिखा दीजिए, पिटाई भी होता है क्या जी यहाँ पर, हम लोग नहीं मारते हैं कहीं, बहुत प्यार करते हैं आप लोग। ये तो केवल डराने के लिए है, पता है नियम कानून है, विद्यार्थियों को हम नहीं पीट सकते हैं और हम लोग बिल्कुल एकदम नियम और कानून से चलते हैं, पता है। यहां देखिए, हाँ दूसरा क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं। आपको अगर याद होगा तो ये सेम क्वेश्चन आपको इतिहास में भी हम लोगों ने कराया था, 7वां लेसन अर्थव्यवस्था एवं आजीविका चैप्टर में, याद आ रहा है। सेम क्वेश्चन था बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं। तब बहुत लोग क्या करते हैं कि दोनों पाठ में अलग अलग उत्तर याद कर लेते हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिए, सेम वही चीज कॉपी पेस्ट है जो आप लोगों ने वहां पर याद किया था। ठीक है, सेम चीज यही लिखा गया था ना। देखिए, ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन और व्यापार करती है जबकि इसका मुख्यालय एक ही देश में होता है, सेम वही चीज। ये कंपनियां कम लागत में उत्पादन करने और अधिक लाभ कमाने के लिए उन देशों में कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम, सुनिएगा ध्यान से, कच्चा माल और अन्य संसाधन क्या होते हैं सर, मिलते हैं। पॉइंट में उदाहरण लिख दिया गया है, सैमसंग और टाटा समूह जैसी कंपनियां इसके उदाहरण हैं। यानी ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, सैमसंग और टाटा, और भी बहुत सारी कंपनियों का आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन क्या है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ जाए विश्व व्यापार संगठन, अच्छा है आ जाए कौन सी, WTO। जी हाँ, WTO भी बहुत फेमस है, डायरेक्ट पूछ सकता है कि WTO के बारे में लिखे। सुनिएगा ध्यान से, यह कब और क्यों स्थापित किया गया। जिस तरह से आंसर लिखा गया है सभी लोग आंसर उसी तरह से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा सर, किसी प्रकार का इसमें एडिशन नहीं लगा, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। आंसर को सटीक ले देंगे। पहले क्वेश्चन समझिए, पहले पूछा गया कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, यह कब और क्यों स्थापित किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, आंसर लिखा गया है विश्व व्यापार संगठन, अर्थात कोष्ट में क्या लिखा गया, WTO। आप भी लिखेंगे कोष्ट में WTO, नहीं तो अंत में एगो पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा कि इस विश्व व्यापार संगठन को अंग्रेजी में ये कहते हैं, तो क्या वो ज्यादा प्रभावशाली बनेगा, नहीं बनेगा। यहीं पे लिख दे WTO। एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित और सुगम बनाना है, सुगम बनाता है। सुनिएगा, विश्व व्यापार संगठन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित और सुगम बनाना है। ऐसे ज्यादा बेहतर रहेगा सर, याद रहेगा, बनाता है नहीं बनाना है। चलिए जो भी है, असल में अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या काम होता है कि जितने भी देश के मतलब जो भी कंपनियां हैं वैश्वीकरण के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ रही हैं, तो किसी प्रकार का भी ऊंच नीच ना हो, किसी को कम टैक्स, किसी को ज्यादा टैक्स, किसी को ज्यादा मजबूर न किया जाए, इसलिए एक संगठन बना दिया कौन सी, WTO, कि सभी इसमें अलग अलग देश मिल करके
व्यापार को नियंत्रित करते हैं कि व्यापार अच्छे मात्रा में हो पाए, उस देश की अर्थव्यवस्था क्या हो सके सर, बन सके, बेहतर हो सके। आगे देखिएगा, इसमें लिखा गया है इसकी स्थापना, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यह कब और क्यों स्थापित किया, सुनिएगा। इसकी स्थापना जनवरी 1995 में हुई थी। आपकी किताब में केवल इतना ही दिया है जनवरी 1995, इसलिए मैंने भी लिखा है जनवरी 1995। अगर कभी कोई डेट पूछे तो 1 जनवरी याद रखो। कौन जनवरी? 1 जनवरी। 1 जनवरी 1995 यानी कि 1 जनवरी 1995 विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब किया गया था? 1 जनवरी 1995। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। इसकी स्थापना जनवरी 1995 में हुई थी। यह सदस्य देशों के बीच व्यापार नियमों का निर्धारण करता है और उनके पालन पर निगरानी रखता है ताकि वस्तुओं और सेवाओं का मुक्त प्रवाह हो सके। आगे देखिएगा सर, इसमें पॉइंट लिख दिया गया है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। ठीक है, अगर इसको चाहे तो हम लोग उसमें भी ऐड कर सकते थे, लेकिन इसको पॉइंट क्यों बनाया गया है? क्योंकि सामने वाला क्या हो सर, इस पर एकदम फोकस करे। इसमें लिखा गया है कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को पता चलेगा कि बच्चा पढ़ा लिखा है, यानी कि ध्यान दिया है। धाए घुसेगा और टाए मार देगा लेफ्ट टांग, 2 नंबर में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा। भारत में सन 1991 के आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं? याद आ रहा है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, LPG। समझ में आया? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। बहुत खूब, ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है 1991 के आर्थिक सुधार भारत की नई आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। सुनिएगा सर ध्यान से। जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस ना बाबू, ऐजा माने होला लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लेकिन यहां पर लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं। LPG ध्यान दीजिएगा कि 3 स्तंभों पर आधारित थे। बताइए तो, जो 1991 में भारत में जो नई आर्थिक नीति को बेहतर बनाने के लिए जो नियम लगाया गया था वो कौन सा था? LPG। जो अर्थव्यवस्था क्या माना गया था? स्तंभ माना गया था। स्तंभ माने नींव कह सकते हैं उसको, एकदम मजबूती, खामा कह सकते हैं। आगे देखिएगा, इन सुधारों ने सरकारी नियंत्रणों को हटाकर बाजार को स्वतंत्र किया, क्योंकि वो जानते थे कि भाई जब तक बाजार स्वतंत्र नहीं होगा, व्यापारी स्वतंत्र रूप से सामने नहीं आएंगे, तो क्या किसी प्रकार का भी व्यापार सुनिश्चित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आगे देखिएगा, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया, सरकारी उद्यमों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई गई और भारत को विश्व बाजार से जोड़ा गया। इससे आर्थिक विकास की गति क्या हो गई? तेज हो गई। जाहिर सी बात है सर, उदारीकरण, निजीकरण और ये वैश्वीकरण ही वो देन है जिसमें सभी देश एक दूसरे में जाकर के कंपनियां बैठा रहे हैं, खोल रहे हैं, चला रहे हैं। नहीं तो अगर देश कहे कि आओ 100% टैक्स ले, बात समझिए, तो क्या कोई भी कंपनी वहां पे जाएगा व्यापार करने के लिए? नहीं जाएगा। उसके पास क्षमता है 100% टैक्स देने के लिए, लेकिन 100% टैक्स देने के लिए कस्टमर के पास क्षमता नहीं है। बात समझ में? क्या कंपनी टैक्स देता है? कस्टमर हम और आप टैक्स देते हैं। टेस्ला वाला कंपनी तो लोग हम एग्जांपल देते हैं ना, क्या कहता है? टेस्ला कार बेचना है तो आइए यहाँ पर फैक्ट्री लगाइए, एकदम सामान्य यहाँ पर टैक्स लगेगा 28%, जिस तरह सब पे लगता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, अगर आपको अमेरिका से ही सामान वहां से इंपोर्ट करना है और यहाँ पे भेजना है, आयात निर्यात समझ में आ रहा है ना, करना है, तो याद रखिएगा 100% टैक्स लगेगा। अगर आपका गाड़ी 1 लाख का होगा तो यहाँ पे कितने में लोग खरीदेंगे? 2 लाख में। 1 लाख सीधे किसके घर में जाएगा? सरकार के घर में। तो क्या कोई भी कंपनी से व्यापार करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। लेकिन हाँ, यहां पर अपना भारत सही है। क्यों सही है सर? अगर उसकी फैक्ट्री यहां पर लगती है तो अपने देश के लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। आगे देखिएगा, अपने देशों के कच्चा माल को क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था और क्या होगी? मजबूत होगी। अगर आप ध्यान देंगे ना, तो सभी कड़ियां एक दूसरे से क्या हुई हैं? जुड़ी हुई हैं। सभी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आगे देखिएगा, उदारीकरण को परिभाषित करें, निजीकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप वैश्वीकरण ऊपर लिखे दिया गया है, LPG। ठीक है, उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों और प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को क्या करना? हटाना। किताब से ही उतना लंबा चौड़ा था, काट छांट के शॉर्टकट बना करके इसमें लाइसेंस, कोटा को एग्जाम्पल में भी दे दिया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा, इसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों और व्यापार को अधिक स्वतंत्र बनाना है ताकि प्रतिस्पर्धा बढ़े, कंपटीशन बढ़े और उत्पादन में क्या हो सके? सुधार हो सके।
राष्ट्रपति उत्पादन में सुधार कैसे होता है, मैं बताऊं कैसे होता है। इसका एग्जाम्पल खूब बढ़िया कौन सी सर, नेता लोग हैं। आपको पॉलिटिकल साइंस में आपको समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि विपक्षी दल जितना मजबूत होगा, याद रखिएगा सर, विपक्षी दल जितना मजबूत होगा, सत्ताधारी पक्ष उतना ही ईमानदारी से अपना काम करेगा, याद रखिएगा। क्योंकि विपक्षी दल किस चीज का वेट करता है, वो वेट करता है कि सामने वाला कोई गलती करे, बात समझिएगा, या फिर सामने वाला कोई किया गया वादा पूरा न करे तो क्या करेगा, तुरंत उस पर ताव कसेगा और जनता के सामने ये बात जाएगी कि ये गलत कर रहा है, तो अगली बार हो सकती है कि उसकी सरकार न बने। उसी तरह सर यहां पर है उदारीकरण को इसलिए यहां पर छूट दी जाती है उदारीकरण के माध्यम से, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़े। भाई आपका सामान कितने रुपए में देंगे, तो 100 रुपये में, सेम सामान वहां को 80 रुपये मिल रहा है, हम आपको 100 रुपये देंगे, नहीं देंगे, आइए कम कीजिए, 80 रुपये में लेकर चले जाइए। अब वो क्या करेगा, अगर वो थोड़ा सा महंगा मूल्य पर खरीदा होगा तो उससे वो कंपटीशन करेगा। कंपटीशन का मतलब हम इतना सामान बेचेंगे, तुम कहां से खर्च कर ला रहे हो, ये वो फलान ठेकान, इस तरह से कंपटीशन प्रतिस्पर्धा। जैसे आप लोग हैं सर, यहाँ पर जब एग्जाम नजदीक आएगा ना, आते कल के 4 घंटा पढ़ ले, हम आधे घंटा पढ़ाई, एक मतलब वो रोज 4 घंटा पढ़ाता, आप लोग क्या करेंगे सर, माने जो पढ़ेंगे वो तो पढ़वे करेंगे सर, उनका टेंशन हो जाएगी, बाप रे 4 घंटा पढ़ ला सा, सारा सवाल बांध ले, याद कर ले, 4 घंटा की जगह पर आप अगले दिन क्या पढ़ेंगे, 8 घंटा पढ़ेंगे, तब उसके बराबर में होंगे। बात समझ में आया, इसलिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। देख बाबू, पृथ्वी पर कोई भी मित्र नहीं चाहता है कि उससे, देखिए बाकी मित्र लोग बहुत साथ देते हैं, हर एक क्षेत्र में साथ देते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो मित्र कभी नहीं चाहेगा कि हमसे अधिक नंबर उसका आ जाए, ये बात याद रखिएगा। आप पढ़ सभी लोग रहा है भीतरे भीतरे, अगर आप ज्यादा फेर में पढ़े हैं ना तो मत पढ़िए, खास करके एग्जाम का सीजन चल रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाँ यह नीति पॉइंट में कहा लिखा गया है, पॉइंट में, इसको चाहे तो इस लाइन से शुरू भी किया जा सकता था, लेकिन पॉइंट में इसलिए लिखा गया है कि जब आप 1991 को दर्शा देंगे ना, इसका मतलब आप निजीकरण उदारीकरण के बारे में अच्छी तरह से क्या करते हैं सर, जानते हैं, याद रखिएगा। यह नीति भारत में कब अपनाई गई थी, 1991 में अपनाई गई थी, बहुत बढ़िया। अगला है वो निजीकरण से आप क्या समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो निजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार के द्वारा निजी कंपनी हो, यानी प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी माने प्राइवेट कंपनी को स्वामित्व और प्रबंधन हस्तांतरित किया जाता है। यानी स्वामित्व का मतलब मालिकाना हक और प्रबंधन का मतलब उसके जितने भी मैनेजमेंट है सब किसको दे दिया जाता है, किसी प्राइवेट कंपनी को दे दी जाती है। आगे देखिएगा सर, इसका उद्देश्य कार्य क्षमता को बढ़ाना, सरकारी नियंत्रण कम करना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। जी हाँ सर, इससे आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है। इसका मैंने एग्जाम्पल खूब बढ़िया आपको ट्रेन वाला दिया था। अभी ट्रेन किसके पास है सर, सरकार के नियंत्रण में, ठीक है, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी चला रही है। सुने ना भाई, ट्रेन बेच दिए, सुने होंगे लोग, ट्रेन बेच दिए, दुकान बेच दिए, दुकान बेच दिए। अगर सरकारी होता ना तो याद करिए लो सर, सरकारी वाला जमाना जब सरकारी था, सब लेगा मैं टिकट फ्री, चलिए। आज जब प्राइवेट कंपनी के हाथों में जाता है ना, तो प्राइवेट कंपनी अपना लाभ जो होता है सर, टीटी को बढ़ाएगा, प्रत्येक ट्रेन चेक किया जाएगा, टीटी चेक माने टिकट चेक किया जाएगा, बात समझिएगा। टीसी होता है, टीसी क्या होता है, टीसी, पहले हम लोग टीटी बोलते थे, लेकिन टीसी जो टिकट करता है ना वो टीसी होता है, बात समझ में आया। अब बताइए, अब बहुत कम लोग हैं ना जो बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ रहे हैं, बहुत कम लोग, बस लोकल वाले हैं ना इधर उधर घूमने वाले, सिवान से था वे पूजा करे जाता नहीं, बिना टिकट के जाता नहीं गलत बात है, टिकट कटा लेना चाहिए। आगे देखिएगा, यहां भी वो पॉइंट लिख दिया गया है, यह नीति भारत में 1991 में अपनाई गई थी, सेम चीज। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय में, वैश्विक गांव से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है सर, लेकिन हमें लगा कि ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि वैश्विक गांव है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, वैश्विक गांव भारत में वैश्वीकरण के प्रसार और प्रभाव के कारण बनाए जा रहे ऐसे आवासीय स्थान को कहा जाता है जहां आवास की सभी आधुनिकतम संसाधन क्या हो, उपलब्ध होते हैं, और जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के लोग अपनी इच्छा से स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। इसमें विभिन्न देशों के विभिन्न विचारों और धार्मिक मान्यताओं के लोग एक साथ क्या कर सकते हैं सर, रह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हो गया वैश्विक गांव, इतना ही है। अगर चाहे तो पॉइंट याद रहे तो लिखिए, और नहीं याद रहे तो एक छोटा सा परिभाषा यहाँ भी लिखा गया है वैश्विक गांव का, लेकिन पॉइंट में लिखा इसलिए, इसके बाद अगर ये लिखते हैं तो और ज्यादा प्रभावशाली उसका उत्तर होगा। ध्यान समझिएगा सर,
वैश्विक गांव आखिरकार क्यों जरूरी है? हम अपने यहाँ भारत में रह रहे हैं तो हम अपनी संस्कृति के साथ रह रहे हैं, हम अपनी बोलचाल की भाषा के साथ रह रहे हैं, बात समझिएगा, अच्छे समझिएगा। लेकिन क्या कोई दूसरे व्यक्ति का आएगा, किसी दूसरे देश का व्यक्ति अगर यहाँ पर आए, चाइना का व्यक्ति आ जाए, क्या वो हिंदी जानता है? बात समझिएगा, नहीं ना जानता है। तो यहाँ पर उसको रहने में थोड़ा सा क्या होगा सर, तकलीफ होगी, परेशानी होगी। अच्छा चिड़ियाघर के देखे ना, चिड़ियाघर, एक चिड़ियाघर में सभी जानवरों को रख दिया जाता है, ऐसे ही रख दिया जाता है? नहीं, आप जाकर देखिएगा ना चिड़ियाघर में, जहां पे शेर रहता है ना, तो जिस तरह के इलाके में शेर रहता है ना, उतना ही दूर में उस शेर का क्या बना दिया जाता है, घर बना दिया जाता है। वहां पर आकर वो कूद भी सकता है, गुफा में रह भी सकता है। वनमानुषों के लिए जिस तरह का उनका घर जंगल में होता है ना, उसी तरह का घर उनका उस आवास के अनुसार क्या कर दिया जाता है सर, बना। और मान लो मगरमच्छ हुआ, कहीं ले जाकर फेंक देंगे चिड़ियाघर में, मगरमच्छ देखिए, उसके लिए पानी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए सर? तो उसके लिए अलग से उसका व्यवस्था किया जाता है। उसी तरह वैश्विक गांव है सर, कि अलग अलग देश के लोग, बड़ी बड़ी देश या फिर कंपनियों के मालिक आकर के उस गांव में क्या कर सकते हैं सर, रह सकते हैं। वही वैश्विक गांव है। छोटा सा एग्जांपल में समझ लीजिए। पॉइंट में लिखा गया है, यह अवधारणा, कौन सी अवधारणा? वैश्विक गांव की अवधारणा, यानी यह अवधारणा एक समृद्ध वैश्विक स्तर पर जुड़े हुए समुदाय की कल्पना को रूप देती है, जिसे वैश्विक गांव कहा जाता है। वही बात है सर। चलिए अब शुरू होता है कौची बाबू, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सभी को पता है कि जब दीर्घ उत्तरीय है तो नंबरों किस तरह देगा, दीर्घ उत्तरीय खानी देगा। कल मैंने 2 क्वेश्चन भी दिया था इसी पठवा का, लिख लिए होंगे लोग। चलिए लिखे हैं अपने मन से, कैसे लिखे हैं देख लीजिएगा, अभी हम उसका उत्तर बनाएंगे, वो भी देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को समझिए, आंसर बन जाएगा। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी देश में अपनी उत्पादन इकाई लगाने के निर्णय पर किन बातों का प्रभाव पड़ता है? हाँ सर, अगर मान लीजिए कि मैं कहीं पर जाकर अपना कंपनी खोल रहा हूं, तो मुझे कंपनी को खोलने के लिए किन किन बातों पे ध्यान देना है, मुझे क्या क्या लगाना पड़ेगा, अलग अलग चीजें। जैसे हम लोग यहाँ पे चला रहे थे, इतने बच्चे दिखाई दे रहे हैं ना, आज हम लाखे फेमस है, यहाँ से हट करके कहीं 10-15 किलोमीटर दूर जाकर कोचिंग खोले ना सर, नहीं चलेगा, विद्यार्थी नहीं आएंगे। याद रखिए, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वहां पर हमको लोग नहीं जानते। अब वहां पर हमको जमने के लिए, वहां पर अगर हमको चलाने के लिए हमको समय देना पड़ेगा, वहां के लोगों का विश्वास जितना होगा मुझे रिजल्ट देना होगा। बात समझ में है? तो वही क्वेश्चन बोल रहा है क्या, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी देश में यानी किसी अन्य देश में अपनी उत्पादन इकाई लगाने के लिए, यानी कि अपना उत्पादन बैठाने के लिए किन बातों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है सर, या किन बातों का ध्यान देना पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, आंसर लिखा गया है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी देश में अपनी उत्पादन इकाई लगाने के निर्णय पर निम्न बातों का प्रभाव पड़ता है। निम्न बातों का प्रभाव पड़ता है, कौन कौन से बात है सर, तो ध्यान दीजिएगा। उत्पादन लागत, यानी कि लागत कितना होने वाला है, सस्ते श्रम की उपलब्धता है कि नहीं है, और सस्ते श्रम के साथ साथ उसमें गुणवत्ता भी होनी चाहिए। सस्ते श्रम का मतलब मान लीजिए कोई मजदूर है, अरे भाई मालिक हम 100 रुपए में कर देंगे, उसका वो काम उसको करने आ ही नहीं रहा है, तो क्या वो काम बेहतर हो पाएगा? नहीं ना हो पाएगा। अगला है कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए सर, तभी जाकर कंपनी कोई कहीं पे खोलेगा। परिवहन और संचार की सुविधा होनी चाहिए। जाकर देखिए सर, बड़ी बड़ी कंपनी ना 4 लाइन पे बहुत ज्यादा खुलती है। 4 लाइन जानते हैं? क्योंकि 4 लाइन क्या करता है सर, सभी भारत के सभी स्टेट्स को क्या करता है, जोड़ता है। याद रखिएगा 4 लाइन। आप 4 लाइन पे किसी प्रकार के भी नो एंट्री की सुविधा है, मैंने नहीं होता नो एंट्री लगाए हो फलान ठेकान। मान लीजिए एक बड़ा सा ट्रक है, अगर ये हाईवे नहीं बना होता, सिवान के उस पार लेकर जाना होता, तो क्या करता, क्या करते बताइए? वो सुबह अगर टाइम से चले गए 5 बजे के पहले, तब तो टाउन होकर निकल जाते। अगर 5 से अधिक बजा तो याद रखिएगा रात को उनको 9 बजे तक रुकना पड़ता है। क्यों, क्या लग जाता है ऐसा टाउन में, नो एंट्री लग जाता है। नो एंट्री समझ में आ रहा है? नहीं जाएंगी बड़ी बड़ी गाड़ियां, 12-12 घंटा पहले गाड़ियों को इंतजार करना पड़ता था। इसलिए सरकार क्या करती है, सीधे बाहर बाहर क्या बना देती है, बाईपास बना देती है। अब बाईपास से जाइए, अब देखिए टाउन में अगर किसी को, अगर मान लीजिए किसी को मैरवा जाना है, क्या सिवान हेलने की आवश्यकता है? तरवारा जाना है, सिवान हेलने की आवश्यकता है? मीरगंज जाना है, सिवान हेलने की आवश्यकता है? नहीं है। यानी कि चारों दिशा में आप हाईवे के माध्यम से जा सकते हैं। आप भीड़ से बच गए, अपना आपका समय कम लगा, संचार की सुविधा, तेल भी कम लगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, कौन सी, परिवहन और संचार की सुविधा होनी चाहिए। आगे देखिएगा सर, राजनीतिक स्थिरता। हाँ, फैक्ट्री लगा रहे हैं 5 लाख बिना मतलब के, मालिक हम नहीं लगाएंगे, हम जा रहे हैं यहाँ से। राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए,
कानूनी और प्रशासनिक नियम होने चाहिए सर, यानी कानून को उसका सपोर्ट होना चाहिए। बाजार की संभावना और प्रतिस्पर्धा, अब बाजार भी होना चाहिए, ना तो अपना घर में देहात में गांव बा खूब बड़का चुका शॉपिंग मॉल खोल देने चल गई, चलेगा जी? कभी नहीं चलेगा। यानी बाजार की भी सुविधा होनी चाहिए और निवेश सुरक्षा होनी चाहिए, यानी जो भी इन्वेस्ट किया जाए वो सुरक्षित रहे, तथा स्थानीय सरकार की नीति भी थोड़ा बेहतर होनी चाहिए। अगर आप इसी को चाहे ना तो नंबरिंग करके लिख सकते हैं, लेकिन नंबरिंग करके इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। अगर आप नंबरिंग करके लिखेंगे ना तो आपको उत्पादन लागत के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, सस्ते श्रम के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, कच्चे माल के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन में मैंने एक नंबरिंग करके लिखा है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, याद रखिएगा। पॉइंट में लिख दिया गया है, इन सभी कारकों को ध्यान में रखकर ही बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादक इकाई स्थापित करती है ताकि अधिकतम क्या हो सके, लाभ प्राप्त हो सके। अगर इसमें कहीं भी उसको सस्पिशन दिखाई देता है ना, वो तुरंत क्या करता है, कंपनी कभी नहीं लगाता है, याद रखिएगा। क्योंकि सभी कंपनियों के मन में क्या है सर, लागत कम और लाभ ज्यादा। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का बिहार पर पड़े प्रभाव को बताएं। आपको किताब में वर्णन किया गया है कि वैश्वीकरण का बिहार पर दो प्रभाव पड़ा है सर, एक सकारात्मक तरीके से भी पड़ा है और एक नकारात्मक तरीके से पड़ा है। दोनों को देखिए कितना बेहतर तरीके से, उसमें पॉइंट वाइज दिया गया था ना, पॉइंट को भी किस तरह से मेंशन किया गया है, लिखा गया है वैश्वीकरण का बिहार के जनजीवन पर न केवल सकारात्मक प्रभाव पड़े बल्कि इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं जिसे हम निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है सर, या हम निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं। तो पहला लिखा गया, देखिए ये सकारात्मक वाला है पैराग्राफ, यहाँ से क्या है सर, इसी में ये पैराग्राफ चेंज है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पैराग्राफ चेंज है, यहाँ पर पैराग्राफ चेंज है और एक पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। सकारात्मक प्रभावों में वैश्वीकरण के कारण बिहार के बाजारों में विश्व बाजार की श्रेष्ठतम वस्तुएं उपलब्ध हो गई हैं सर। खाली बिहार में नहीं, वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया की जो भी सर अच्छे अच्छे वस्तुएं होते हैं सभी लोग को उपलब्ध हो जाते हैं, याद रखिएगा। आगे लिखा गया है, तकनीक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्व की उन्नत संस्थाएं बिहार में अपनी शाखाएं खोलने को इच्छुक हैं। बिहार के प्रशिक्षित तकनीकी विशेषज्ञों की विदेशों में मांग बढ़ी है। हाँ, ये भी सर क्या है सर, वैश्वीकरण का ही प्रभाव है, बात समझिएगा। बिहार से जो भी इंजीनियर हैं बड़े बड़े, वो कहाँ जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, उनकी मांग बढ़ी है, जिससे रोजगार का नया अवसर बने, यानी हमको रोजगार मिल रहा है, लेकिन कहाँ पे मिल रहा है, विदेशों में मिल रहा है। अगर वही रोजगार जरा सोचिए हमको अगर भारत में मिल जाए तो वाह, हमारा भी काम चलेगा, साथ साथ बिहार की अर्थव्यवस्था भी क्या होगी, मजबूत होगी आगे, क्योंकि बिहार का पैसा कहाँ पर रह जाएगा। अब देखिए, बिहार का पैसा बिहार में रहेगा, साथ साथ बिहार का भी टेक्नोलॉजी क्या होगा, और बढ़ेगा। नहीं तो बहुत लोग कहेंगे ऐसा वो विदेशों जा रहा है कमाने, तो पैसा बिहार में ना भेज रहा है। हाँ ठीक है, तो खाली पैसा भेज रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी किसको दे रहा है, उसको दे रहा है। लेकिन अगर बिहार में रहेगा तो पैसों बिहार में रहेगा, और साथ साथ टेक्नोलॉजी भी किसको मिलेगा, बिहार को मिलेगा। आगे देखिएगा, लिखा गया है विदेशी पर्यटक भी बढ़े हैं। हाँ, ये तो नहीं बढ़िया चीज है सर, विदेशी पर्यटक भी बढ़े हैं और विश्व मुद्रा बाजार से बिहार में पूंजी निवेश की संभावना बढ़ी है। जैसे लोग राजगीर में आते हैं घूमने के लिए, दशरथ राम मांझी जो बनाए हैं वो वाला, दशरथ मांझी रोडवा काटे हैं, पहाड़वा काट के वहां पे लोग घूमने जाते हैं। पटना में सर बहुत बढ़िया बढ़िया जगह बनाए जा रहे हैं, वहां पे लोग घूमने आ रहे हैं। तो घूमने आते हैं तो वहां से क्या करते हैं सर, पैसा लेकर आते हैं। अब बिहार के लोग कितना बढ़िया बा, भाड़ा कितना कितना रुपया है, ओनली $100, ओनली $100, $100 इज इक्वल टू 860 रुपया। आज हमने के 20 रुपये में देता कोई जाई पहुंच जाइए। अब उन लोगों को उतने रुपये का लगेला, कम लगेला, सॉरी गबड़ा गया, 8,600। अच्छा होनू जी 8,600, थैंक यू सो मच, आप नहीं होती तो क्या होती। चलो सुनो, बात सही है, जितने भी विदेशी सर पर्यटक आते हैं ना, और ये जायज भी सही भी है सर। अच्छा मान लीजिए कि हम 20 रुपया दे रहे हैं, भारत के लोग 20 रुपया दे रहे हैं, अगर उनसे भी 20 रुपया लिया जाए तो 1600 से ज्यादा होगा कि मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। इस चीज में बड़ा फायदा होला। कहीं भी भारत में चलिए, जो पर्यटन स्थल है जहाँ पर विदेशी लोग आते हैं घूमने के लिए, वहां पर आपको सुनिएगा 2 व्यक्ति कंफर्म मिलेंगे। एक गाड़ी चालक सबसे ज्यादा मिलेंगे, यानी जो सवारी ढोते हैं, और साथ साथ उनको घुमाने वाले एक व्यक्ति होते हैं, देखिएगा, जो उनकी भाषा जानते हैं। हेलो सर, वेलकम टू इंडिया। अब खूब अंग्रेजी बताएंगे, लुक उसके बारे में खूब बढ़िया से बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, बोलेंगे हाँ प्लीज ओनली $500, या उनके लिए मजाक लगेगा, 500 लीजिए, क्योंकि उनकी इकोनॉमी वही है। बात समझिएगा, उनकी इकोनॉमी जिस तरह हमारे लिए 500 रुपए को समझ रहे हैं ना, वो भी 500 को क्या समझते होंगे, वही समझते होंगे।
बात समझिएगा। लेकिन वह 500 हमने के मिली तो बाबू गुणा कर दो, बड़ी बढ़िया तो गुणा कर लीस, 40,000 से अधिक हो जाएगी ना जी, याद रखिएगा। चलिए हंसने के लिए बोले थे, तो नकारात्मक प्रभाव देखिए, आगे जगह आके बैठ, इसके बाद एक शब्द भी मत बोलना। चलिए नकारात्मक प्रभावों में कृषि और कृषि आधारित उद्योगों की उपेक्षा। हाँ, नकारात्मक प्रभाव क्या है सर, जब वैश्वीकरण आया ना, तो कृषि आधारित जितने भी उद्योग थे और साथ ही साथ जितने भी बेचारे कृषि थे ना, इनकी रोजी रोटी क्या हो गई सर, यानी कुटीर उद्योग क्या हो गए, समाप्त हो गए, खत्म हो गए। आगे देखिएगा, लिखा गया है कुटीर एवं लघु उद्योगों पर विपरीत प्रभाव। विपरीत प्रभाव क्या पड़ा सर आज के समय में, उसके वजह से पूरी तरह से क्या है, खत्म है। आगे देखिएगा, रोजगार पर नकारात्मक असर पड़ा और आधारभूत संरचना के कम विकास के कारण निवेश की कमी शामिल है। छोटे उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुकाबले दबाव में आए हैं और कई इकाइयां बंद हुई है, जिससे बेरोजगारी बढ़ी है। बिहार सरकार ने आधारभूत संरचना के विकास के कई कदम उठाए हैं, लेकिन और सुधार की आवश्यकता है। लेकिन लाख कदम उठा ले, जब वैश्वीकरण मार्केट में आ गया ना, विदेशी सामान आ गया ना, चाइनीज सामान, तो तू देहात में बना के 100 रुपए में बेचबो तो चाइनीजों का ये बाबू ले 20 रुपए में ले जो, तो लोग किसको प्रीफर करेंगे, 20 रुपया वाले को ही ज्यादा प्रीफर करेंगे, याद रखिएगा। आगे देखिएगा सर, पॉइंट लिख दिएगा सर, कुल मिलाकर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव से क्या है सर, देखा जाए तो अधिक है, और बिहार की अर्थव्यवस्था में इसका सकारात्मक योगदान क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। किस चीज का, वैश्वीकरण का। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में क्या दे, तर्क दे। भारत में आखिरकार वैश्वीकरण ने अपना क्या प्रभाव डाला है, याद कीजिए, किताब में पॉइंट वाइज लिखा था ना, अगर पॉइंट वाइज हम भी लिखते तो प्रत्येक पॉइंट के बारे में कुछ ना कुछ लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया, समझिएगा ध्यान से। भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क, हेडिंग बना दिया गया है, आंसर समझिए। वैश्वीकरण से विदेशी पूंजी का आवागमन बढ़ा, जिससे विकास में सहायता मिली, इससे प्रतियोगिता बढ़ी और उत्पादकता में क्या हुई सर, सुधार हुई। जहां कंपटीशन होता है वहीं पर सुधार भी होता है, याद रखिएगा, वहीं पर रिजल्ट भी होता है, लिखा गया है। हाँ, और विदेशी पूंजी भी आए, जब वैश्वीकरण बढ़ा तो विदेशी के लोग जब यहाँ पे आएंगे, सामान लेकर आएंगे, बेचेंगे, तो कहाँ का पैसा आएगा, विदेशी का ना पैसा आएगा। आगे देखिएगा, नई तकनीक का उपयोग संभव हुआ, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता क्या हो गई सर, सुधर गई। उपभोक्ताओं को बेहतर वस्तुएं उपलब्ध हुई। वैश्वीकरण ने नए बाजार खोल दिए और बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में क्या हुआ, सुधार हुआ। इससे मानव पूंजी का विकास भी क्या हो गया, तेज हो गया। पॉइंट में लिखा गया है, इस प्रकार वैश्वीकरण भारत के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। जी हाँ सर, वैश्वीकरण से भारत की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हुई है, याद रखिएगा। सबसे लास्ट एंड फर्स्ट क्वेश्चन, ये भी सर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वैश्वीकरण का आम आदमी पर पड़े प्रभावों की क्या करें, चर्चा करें। यानी कि वैश्वीकरण का एक आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ा, याद कीजिए, मैंने क्लास में डिस्कस किया था। जो भी लोग शिक्षित थे, जो भी लोग अमीर थे, उनके लिए वैश्वीकरण एकदम भगवान बनकर आया। लेकिन जितने भी बेचारे अनपढ़ गवार थे, जो नहीं पढ़ लिख पाए थे, थोड़े गरीब किस्म के थे, उनके लिए वैश्वीकरण क्या हुआ, एक शराब बनकर आया, याद रखिएगा। सुनिएगा ध्यान से, वही बात इसमें समझाया गया है। वैश्वीकरण के कारण आम आदमी को कई सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं, ध्यान दीजिएगा। वैश्वीकरण के कारण व्यक्तियों को कई सकारात्मक प्रभाव भी मिले हैं सर, और नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले हैं। और वो क्या मिले हैं, समझिएगा। सकारात्मक प्रभाव में आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता हो, आधुनिक संसाधन खूब बढ़िया बढ़े हैं, रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए हैं और उन्नत तकनीक का उपयोग शामिल है। आज छोटे शहरों में भी अच्छे माल, रंगीन टीवी, मोबाइल फोन आदि उपलब्ध हो गए हैं। रोजगार के अवसर कुशल श्रमिकों के लिए बढ़े हैं। किसके लिए बढ़े हैं सर, जो रोजगार का अवसर यहाँ पर दिखाया जा रहा है वो किसके लिए बढ़े हैं, कुशल श्रमिकों के लिए बढ़े हैं। तो नकारात्मक प्रभाव देखिए सर, किंतु नकारात्मक, यहाँ पे पैराग्राफ चेंज है, किंतु नकारात्मक प्रभाव भी स्पष्ट है। कम कुशल और अर्धकुशल, कम कुशल और अर्धकुशल मजदूरों में बेरोजगारी बढ़ने की आशंका है, क्योंकि मशीन आधारित उत्पादन बढ़ा है। मैंने बोला था ना, मशीन आएगा, मशीन चलाने को कौन जानेगा सर, जो शिक्षित होगा, जो दिमागी होगा, पढ़ा लिखा होगा, वही जानेगा। आगे देखिएगा, स्थानीय छोटे उद्योग और व्यापारी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुकाबले दबाव में है। आगे यानी जो छोटी छोटी कंपनियां, स्थानीय जो उद्योग है, बड़ी बड़ी कंपनियों को आगे नहीं चल पा रहे हैं, नहीं टिक पा रहे हैं। श्रमिक संगठनों की शक्ति कमजोर हो गई है, हुई है, जिससे मजदूरों को उचित सुविधाएं मिलना क्या हो गया है,
कठिन हो गया है। कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या बढ़ा है सर, संकट बढ़ा है, क्योंकि बड़े पूंजीपति बड़े फार्म हाउस बना करके क्या बढ़ा रहे हैं, उत्पादन बढ़ा है। पहले कृषि लोग मिलकर एक साथ एगो बड़ा पूंजीपति होता, बड़ा काचू का खेत कीन लेता, चारों से देवाल गड़वा देता, 4-5 किसान सबको में नौकरी पर लगा देता, बस हो गई बात, समझिएगा। अभी के समय सर प्लॉट बिक रहे हैं, पता है, अब सिवान में भी सर बहुत जल्द शुरू का लगभग हो ही गया होगा। एक बिल्डर आएगा, 10-20 बीघा जमीन कीन लेगा, 4-5 तरह से रोड निकाल देगा, प्लॉट बांट देगा, जितना खेत चाहिए आप खरीद लीजिए वहां पर, और उसी में आपको मॉल दे देगा, सिनेमा हॉल दे देगा, बाजार दे देगा, हर एक चीज उसी में दे देगा। बात समझिए, उसकी लाइफ टाइम इनकम होती रहेगी। हो गया, आगे देखिएगा सर, मैंने एक तरह से देखा जाए ना, एक छोटा सा क्या बना दे रहा है, गांव बना दे रहा है। अब आप सोचेंगे सर हम तो जमीन अपना खरीद लिए, घर अपना बना लिए, तो वह कैसे कमाएगा, मौलुआ तो में अपन ना बनवाई, जो सिनेमा हॉल लगेगा तो अपन ना लगेगी, उसमें जितना भी व्यापार वाली चीजें होंगी सब उसका होगा, उस बिल्डर का होगा, याद रखिएगा। और अब बताइए, अब वहां उस गांव के जो लोग होंगे वहीं पर लगभग सामान खरीदने जाएंगे, तो उससे उसकी आय हमेशा बढ़ती रहेगी, नहीं बढ़ती रहेगी। एक तो जमीन खरीदा 10 रुपया में, बेचा 15 रुपया में, वहां से भी आपसे कमाया और जीवन भर आपसे कमाता रहेगा। ये सभी तरीकाएं होते हैं, तरीका है। वाह, आप चाहे तो यहीं पे इसका आंसर है, खत्म कर सकते हैं, लेकिन एक चीज और लिख देंगे तो आंसर और थोड़ा बेहतर हो जाएगा सर। देखिएगा ध्यान से, अरे तुमको क्या लगा खत्म हो गया, यहाँ देखिए, इस प्रकार, हाँ, इस प्रकार अगर देखा जाए तो वैश्वीकरण से आम आदमी को मिले लाभ सीमित है, जबकि समस्याएं अधिक हुई हैं। लाभ मुख्यतः उच्च शिक्षा प्राप्त, देखिए आ गया, उच्च शिक्षा प्राप्त और आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग को मिल रहे हैं, जबकि आम लोग इससे प्रतिकूल प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए विकास की योजना क्या हो रही है सर, विकास की योजना समावेशी होनी चाहिए, सभी के लिए क्या होना चाहिए सर, बराबर होनी चाहिए। विकास में सबका योगदान होना चाहिए, और जब विकास में सबका योगदान होना चाहिए तो साथ साथ सबका भी क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। समझ में आया, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। खूब बढ़िया से प्रत्येक क्वेश्चन आंसर को लिख लीजिएगा। इसके बाद से हम लोग लास्ट वाला चैप्टर शुरू करेंगे, पूरा अर्थशास्त्र भी खत्म हो जाएगा, इतिहास तो खत्म हो गया है, पॉलिटिकल चला ही रहे हैं, अब भूगोल में 4-5 को चैप्टर लेसन बचा है, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल बाल दिवस के दिन खूब रंगारंग प्रोग्राम के साथ, ठीक है। और गजब वाले भाई, मैंने कहा तू लोग गीत भाषण नहीं करेगा, है होगा गीत भाषण, तो आज के लिए जय हिंद।